हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का क्या एप्लीकेशन होता है। अगर आपको याद होगा, अगर आपने पिछले लेक्चर किया होगा तो हमने डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ समझा था। आज उसी डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या होता है, यानी आगे जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उन चैप्टरों में इन डिफरेंशिएशन का किस तरह से यूज आने वाला है, इन्हीं चीज़ों को आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। यानी ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि अब आगे जो भी हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें डिफरेंशिएशन का जो भी यूज होगा, जैसा कि आपने अगर पिछले लेक्चर किया होगा तो वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि आप 11th की बात कर ले या 12th की बात कर ले, और इन दोनों 11th 12th में आप किसी की भी चैप्टर की बात कर ले, सब जगह आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिल ही जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन इतना यूज है तो हमें यह भी समझना बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंशिएशन जो यूज होगा वो किस तरह से यूज होने वाला है। डिफरेंशिएशन हम करेंगे कैसे ये तो हमने सीख लिया है, लेकिन उसका यूज आएगा किस तरह से, हमें किस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा कि चलो किस तरह से हम समझेंगे कि हमें किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट करके आंसर निकालना पड़ेगा। इन्हीं सब चीज़ों को आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं, ताकि आगे आने वाले जो भी चैप्टर हैं उन चैप्टरों में आपकी इफिशियंसी, आपकी जो सोल्व करने की कैपेसिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अगर इस लेक्चर को आप अच्छे से समझ जाते हैं। तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए समझते हैं कि जो भी यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूला टाइप का लिखा है और कुछ फंक्शन वगैरह लिखा है। हम मुझे यही समझना है कि यहाँ पे कुछ जो फंक्शन है और जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था एक दूसरे से कैसे हम एक दूसरे को रिलेट करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन हमेशा किसी न किसी फंक्शन का करते हैं। तो आखिर हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ रही है आखिर उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो डिफरेंशिएशन करके आंसर आ रहा है उसका कोई ना कोई तो मीनिंग होगा। जो आंसर आ रहा है वो किसी न किसी चीज़ की वैल्यू तो होगी। आज हम वही समझने वाले हैं कि किसी मान लीजिए कुछ फंक्शन दे रखा है, उसका जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ रही है उसका मीनिंग क्या है, इन्हीं सब चीज़ों को हम एप्लीकेशन में समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, यानी हमें दिया गया है कि x जो है वो फंक्शन ऑफ t है। इसका मतलब ये हुआ, और जहाँ पे x के बारे में हमें बताया गया है कि ये है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल के बारे में आपने अभी तक नहीं समझा है, या वो नॉर्मल भी समझ सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। अगर एक्चुअल हम बात करें कि ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल की बात हम कहाँ पे करेंगे, तो आगे आने वाले जो चैप्टर है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, उसमें आप पोजीशन ऑफ पार्टिकल के बारे में अच्छे से समझेंगे, यानी वहाँ पे सारा चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बात किया है कि हम 11th 12th में दोनों ही 11th 12th में बहुत सारे जो चैप्टर आने वाले हैं उसमें जो डिफरेंशिएशन का यूज होगा वो किस तरह से होगा उनको हम समझने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ चीज़ें हैं इसमें कुछ चीज़ें 11th की रहने वाली हैं और कुछ चीज़ें 12th का रहने वाला है। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे टर्म्स ऐसे होंगे जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ठीक है हम बेसिक बातें कर लेंगे ताकि जब वो चैप्टर आएगा उस समय हमें वो चीज़ और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक फंक्शन है x जो कि टाइम किसी t का फंक्शन है। t का मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम है ना। यहाँ पे देखिए t तो ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। t का मतलब यहाँ पे जो है वो टाइम से है, यानी जो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो x दिया है वो टाइम का फंक्शन दिया है, और x का मीनिंग बताया गया है कि x जो है वो किसी पार्टिकल का पोजिशन है। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए मार्कर का कैप है, ये एक पार्टिकल है, समझ में आया। सपोज कीजिए ये पार्टिकल है, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं पोजीशन इसका कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब जो भी पोजीशन होगा उसी को हम बोल रहे हैं एक्स, कि किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पे होगा। जैसे चलिए फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको समझाऊं, सपोज कीजिए यहाँ पे मैं इसको एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और इसको वाई एक्सिस ले रहा हूँ। जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, यहाँ पे वाई एक्सिस ले लेता हूँ। तो जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो कि यहाँ पे ए पॉइंट पे रखा हुआ है। तो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूँ तो ए पॉइंट क्या इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा या नहीं होगा? तो आप x, y जो बोल रहे हैं तो यही x, y जो है वो पॉइंट A का पोजीशन है, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो पोजीशन को ही आपने 9th-10th में कोऑर्डिनेट करके पढ़ा होगा कि जो A पार्ट, ये जो पॉइंट हमने A लिया है उसका कोऑर्डिनेट x, y है। उसी चीज को मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे A जो है उसका पोजीशन है x, y। इसका मतलब ये हुआ कि आपको A तक अगर पहुंचना है, यानी अगर आपको A पॉइंट पे जाना है तो X में आपको ये X चलना पड़ेगा और Y में आपको Y चलना पड़ेगा। ये बात समझ में आ? जैसे देखिए यहाँ तक आपको जाना है, इसका मतलब आपको X इधर जाना है फिर Y इधर जाना है। देखिए यहाँ पे पहुंच गए कि नहीं। तो यानी इसका जो कोऑर्डिनेट है उसी को हम यहाँ पे पोजीशन बोलने वाले हैं। ये बात आपको समझ में आया? तो यहाँ पे हमने पोजीशन X और Y के टर्म में लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये दिया गया है कि कोई पार्टिकल है जो x = f(t) इस तरह का फंक्शन है, जो पार्टिकल का पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है। अब आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे पार्टिकल का पोजीशन x है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल x डायरेक्शन में चल रहा है।
अभी देखिए मैं इसके बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला, क्योंकि ये आगे आने वाले चैप्टर का पार्ट है, वो अपने में ही वो बड़ा सा चैप्टर है, इसलिए वहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे बात कर लेता हूँ। यहाँ देखिए लिखा है x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल का पोजीशन x है जो कि टाइम का फंक्शन है। इसका सिंपल मतलब आप ये समझिए कि पार्टिकल जो है वो x डायरेक्शन में चल रहा है। ये बात समझ में आया? यहाँ x लिखने का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल x डायरेक्शन में चल रहा है और ये टाइम का फंक्शन है। इसका मतलब टाइम के साथ साथ पार्टिकल x डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जो x डायरेक्शन है उसमें पोजीशन पार्टिकल का जो x की वैल्यू है टाइम के साथ अलग अलग होता जा रहा है। क्या आपका बात समझ में आया ये वाला? अब चलिए इसी को देखते हैं। यानी सिंपल आपको यहाँ ये ध्यान में रखना है कि अगर पार्टिकल का पोजीशन अगर टाइम का फंक्शन होगा तो और मुझे ये पता करना होगा कि पार्टिकल कितना स्पीड चल रहा है। जैसे जरा ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा है कि पार्टिकल का पोजीशन टाइम का फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ पार्टिकल का जो पोजीशन x है ये भी बदलेगा या नहीं बदलेगा। सपोज कीजिए यहाँ पे कहीं t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था और किसी टाइम t पे पार्टिकल सपोज कीजिए यहाँ से x पे चला गया किसी टाइम t पे। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां से पार्टिकल यहां गया है जिसमें टाइम t लिया है, तो जब यहां से पार्टिकल यहां गया है तो वो चल के ही गया होगा ना। और जब कोई चीज चलेगा तो उसके पास कोई ना कोई स्पीड बोलो या फिर उसको वेलोसिटी बोल सकते हैं कि नहीं। यानी जब पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जा रहा है तो उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगा कि नहीं। अब ये स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये सारी चीजें आगे की टर्म में। यानी तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब ए से बी गया होगा तो वो चल के गया होगा, यानी जब चलेंगे तो उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी। सिंपल ऐसा समझिए। तो वही चीज है, यानी टाइम के साथ क्या हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है। इसका मतलब पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो उसी वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हमने एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, जो कि हमने डिफरेंशिएशन में कुछ इस तरह से पढ़ा था कि नहीं। यानी यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल का पोजीशन है एक्स वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। यानी इस ये जो टर्म लिखा है इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। क्या ये बात आपको समझ में आया? यानी इसको क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, उसको हम बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल, जिसको हम यहाँ पे v बोल रहे हैं। और v का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। क्या ये बात आपको समझ में आया? यानी इस वाले फॉर्मूले में आपको इतना ध्यान रखना है। अब वो किस तरह से यूज करें हम आगे न्यूमेरिकल के साथ, आपको मालूम ही है हम ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ हर एक चीज़ों को समझने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी बेसिक चीज़ों पर ध्यान दीजिए। यानी अगर आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालना हो और पार्टिकल का पोजीशन अगर टाइम के फंक्शन में दे रखा हो तो आप उसको सिंपल क्या करिए, जो भी पोजीशन होगा उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। यानी dx अपॉन dt जो होता है वो पार्टिकल की वेलोसिटी होता है। अभी तक के लिए बस आप इतना समझिए। समझ में आया आपको? बाकी जो इसका किस तरह से और बढ़िया तरीका से यूज होगा उसको हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे और आगे आने वाले चैप्टर में अच्छे से और समझ लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आया, पोजीशन गिवन होगा और वेलोसिटी निकालना होगा तो हम पोजीशन को टाइम के साथ क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। यानी जो पोजीशन होगा उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt बना, जो कि क्या होगा, वेलोसिटी या पार्टिकल होगा। बस अभी तक आपको इतना समझना है। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड पॉइंट में अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है f इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी, जहाँ पे हमने f और p का मतलब लिखा हुआ है। f का मतलब है फोर्स और p का मतलब है मोमेंटम। अब देखिए ये जो फोर्स और मोमेंटम है हम 11th में ही आगे हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन NLM, तो वहाँ पे आपको फोर्स और मोमेंटम ये दोनों चीज़ें हम वहाँ पे अच्छे से समझते हैं। तो जैसा कि हमने बोला था कि एप्लीकेशन में हम आगे की चीज़ों को ही समझने वाले हैं कि हम किस तरह से आगे हम डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे। बस हमें इतना समझना है, बाकी हम यूज किस तरह से करेंगे, कैसे क्या होगा, वो तो हम चैप्टर आने पर ही समझ पाएंगे। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपको अगर पार्टिकल का मोमेंटम दिया हो और आपको फोर्स निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो फोर्स आ जाएगा। यानी जो फोर्स होगा वो dp अपॉन dt होगा। यानी टाइम के साथ आपको मोमेंटम को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको फोर्स मिल जाएगा। ये बात समझ में आया? तो बस आपको ये बेसिक चीजें मालूम होना चाहिए। उसी तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ पावर, पावर इक्वल्स टू dw अपॉन dt, जहाँ पे W का मतलब वर्क लिखा हुआ है। अब देखिए ये जो हम पढ़ेंगे वो 11th में ही पढ़ेंगे, जब आगे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर आएगा तो वहाँ पे हम पावर एनर्जी और उसके बाद इस वर्क डन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या समझ में आया? तो सपोज कीजिए आपको अगर वर्क डन दे रखा है और जरा ध्यान दीजिएगा आप W को T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो W होगा वो टाइम का फंक्शन होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो मान लीजिए अगर वर्क डन अगर टाइम का फंक्शन होगा, अगर आपको पावर चाहिए होगा तो आप क्या करिएगा, जो वर्क डन दिया उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहाँ पे भी जरा ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला है
कि यहाँ पे मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो फोर्स मिल जाएगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि यहाँ पे जो मोमेंटम लिखा है वो मोमेंटम जो होगा वो टाइम का फंक्शन होगा, तो अभी तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या ये बात समझ में आया? यानी मोमेंटम अगर टाइम का फंक्शन होगा तो उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे हमें फोर्स मिल जाएगा। उसी तरह से अगर वर्क डन, इसी को वर्क बोलते हैं या इसी को वर्क डन भी बोलते हैं, अगर वर्क डन अगर टाइम का फंक्शन हुआ तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से हमें पावर मिल जाएगा। बस आपको इतना समझना है, अभी इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन का यूज होता है। क्या बात समझ में आया कि वर्क डन दिया रहेगा टाइम का फंक्शन में, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी वो एक पावर हो जाएगा। जैसे कि हमने बात किया था डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आ रही है उसका कोई ना कोई अपना एक मीनिंग होगा। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है कि वर्क डन अगर टाइम का फंक्शन है और उसको अगर मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये डिफरेंशिएशन की जो भी वैल्यू आएगी वो पावर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब चलिए इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि अब देखिए यहाँ पे आपके काम का क्या है, अब तक अभी के लिए काम का कौन सा है। तो आपको ये चीजें अभी के लिए एक डेफिनेटली अच्छे तरीके से याद रख लेना है कि वेलोसिटी क्या होता है। जो वेलोसिटी होता है वो dx अपॉन dt होता है, जहां पे x का मतलब पोजीशन है पार्टिकल का। क्या ये बात क्लियर हुआ? ठीक है, अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की तरफ। अब ये जो फोर्थ पॉइंट हमने लिखा है इसको भी आपको मस्ट यानी याद रखना ही रखना है। इसको मैं आपके लिए बोल सकता हूँ ये मस्ट है, आपके लिए याद होना ही चाहिए। यानी फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट आपको अभी से याद होना चाहिए। समझ में आया? बाकी जो हमने पॉइंट लिखा हुआ है इधर, ये चीजें अभी नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब चैप्टर आएगा तब हम समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी और जो ए का मतलब एक्सेलरेशन लिखा हुआ है ये तो अभी से आपको याद होना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि चीजें क्या हो रही है। समझ में आया? तो हमने वेलोसिटी में क्या देखा, अगर पार्टिकल का पोजीशन दे रखा है तो हम पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? उसी तरह से मान लीजिए आपको अगर वेलोसिटी दिया है जो कि टाइम का फंक्शन है, जरा ध्यान दीजिएगा, हमने सबसे पहले क्या निकाला वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होता है। अब देखिए एक्चुअली एक्सेलरेशन होता क्या है, इसका काम क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है, एक्सेलरेशन को कैसे हम दिखाते हैं डायग्राम में, ये सारी चीजें रेक्टिलिनियर मोशन के चैप्टर की चीजें हैं। तो वो उतना ज्यादा यहाँ पे इस वीडियो में समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक बातें करेंगे ताकि हम जब चैप्टर आएगा तो वहां पे डीपली अंदर जाकर के हम सभी चीजों को अप्लाई करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो बस आप बेसिक मतलब को समझने की कोशिश करिए। जैसे देखिए मान लीजिए अगर वेलोसिटी है पार्टिकल, v का मतलब वेलोसिटी हमने बताया था, तो अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल की वेलोसिटी है जो कि टाइम का फंक्शन दे रखा है और आपको निकालना है एक्सेलरेशन, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी वेलोसिटी रहेगा उसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। यानी अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आप क्या करिएगा, आप करिएगा dv अपॉन dt। क्या ये बात आपको समझ में आया? यानी जो dv अपॉन dt होगा वही आपका एक्सेलरेशन बन जाएगा, आपका नहीं मतलब पार्टिकल का। क्या ये बात आपको समझ में आया? यानी जो अगर पार्टिकल की अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो आपको वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन दे रखा है तो dv अपॉन dt करना है, वो जो dv अपॉन dt की वैल्यू आएगी वही पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसा कि हमने पोजीशन का केवल टाइम का फंक्शन लिया था तो dx अपॉन dt वेलोसिटी हो गया था, लेकिन जो वेलोसिटी होगा वो टाइम का भी फंक्शन हो सकता है और एक्स का भी फंक्शन हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो टाइम का भी फंक्शन हो सकता है और वो पोजीशन यानी एक्स का भी फंक्शन हो सकता है। तो हम दोनों ही केस में कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे? तो अभी जैसा कि हमने समझा है कि अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हुआ तो आपको उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी dv अपॉन dt जो होगा वो एक्सेलरेशन दे देगा। लेकिन अगर सर आपने बोला अभी कि ये तो पोजीशन हो सकता है, एक्स के फंक्शन भी हो सकता है वेलोसिटी, तो कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? तो हम ऐसे निकालेंगे, अगर वेलोसिटी जैसा देख सकते हैं, अगर वेलोसिटी एक्स का फंक्शन हुआ यानी पोजीशन का फंक्शन हुआ और आपको चाहिए क्या, एक्सेलरेशन, तो आप उसको क्या करिएगा v dv अपॉन dx, जो कि आपको एक्सेलरेशन दे देगा फटाक से। क्या ये बात समझ में आया? यानी आपको इस वेलोसिटी को एज इट इज लिखना है और फिर इसको डिफरेंशिएट करके इससे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी आपको अभी तक जो आपको समझना है अभी के लिए वो क्या हुआ कि अगर पोजीशन ऑफ पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है x, तो आपको वेलोसिटी निकालना होगा, तो dx अपॉन dt आप लिख सकते हैं, आराम से वेलोसिटी मिल जाएगा। फिर बात आती है काम की एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन के लिए दो कंडीशन, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो सकता है या पोजीशन का फंक्शन हो सकता है। अब देखिए कैसे टाइम का फंक्शन होगा, कैसे पोजीशन का फंक्शन होगा, जैसा कि अभी हमने बात किया था, ये आगे की चैप्टर की बात है, हम वहां पे समझेंगे। बस आप अभी इतना समझिए कि वेलोसिटी दो तरीके का फंक्शन हो सकता है, एक तो टाइम का फंक्शन हो सकता है और दूसरा पोजीशन का फंक्शन हो सकता है। तो टाइम का फंक्शन जब वेलोसिटी होगा और मुझे एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हम dv अपॉन dt करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। वहीं पे अगर वेलोसिटी अगर x का फंक्शन यानी पोजीशन का फंक्शन हुआ
तो हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी डीवी अपॉन डीएक्स करना पड़ेगा, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो आपको फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट अभी से और आज से अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए और समझ में आ जाना चाहिए। बाकी अभी हम एग्जाम्पल ढेर सारा करेंगे, वहां तो आपका 100% क्लियर हो ही जाएगा जो भी डाउट रहेगा। ठीक है, तो बस अभी आप बेसिक मतलब समझिए, बाकी हम क्वेश्चन से समझ लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमें कुछ दे रखा है फिफ्थ पॉइंट में कि करंट जो होगा I इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। अब देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी हम 12th में पढ़ने वाले हैं, और जैसा कि हमने बोला अभी हम आगे की जो यूज होगा जिस चैप्टर में जिस तरह से, उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो करंट है इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th में पढ़ने वाले हैं। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो 12th में हम जाएंगे तो वहां पे सपोज करिए कि अगर आपको कोई Q का मतलब यहाँ पे लिखा है चार्ज, तो सपोज कीजिए कि चार्ज जो है वो टाइम का फंक्शन दे रखा है और आपको करंट निकालना है। तो अब ये टाइम का फंक्शन कैसे होगा, चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, ये बात की बात है। बस आप इतना समझिए कि अगर कोई चार्ज है और चार्ज अगर टाइम का फंक्शन में दे रखा है और आपको अगर करंट चाहिए, करंट का मतलब समझ आता है जो वायर में फ्लो होता है, बाकी हम समझ लेंगे आगे। आपको करंट चाहिए तो जो भी Q होगा, चार्ज होगा, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। यानी जो करंट होता है वो डी क्यू अपॉन डी टी होता है, वहां से आपको करंट मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो भी हमने समझा है वो सारे ये समझा है कि जो हम अभी से पहले डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल के साथ समझा है, बहुत सारे रूल के साथ, बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ, उसको हम आखिर यूज आगे कैसे करेंगे, तो वो सारा का सारा आपके सामने लिखा हुआ है कि हम यूज कुछ डिफरेंशिएशन का इस तरह से करने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आया? अब ऐसा नहीं है कि इतने ही यूज है, इसमें और भी यूजेज है जो हम अगले लेक्चर में या जब भी हम आगे जब पढ़ते चलेंगे तो वहां पे हम और भी बातें करेंगे। लेकिन अभी जो भी आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये सारे जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजेज है जो कि हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, आपको सबसे पहला पॉइंट आज से और अभी से पता होना चाहिए कि अगर पोजीशन मालूम है, वेलोसिटी निकालना है, और पोजीशन अगर टाइम का फंक्शन है तो हम dx अपॉन dt करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। वहीं पे अगर वेलोसिटी दिया है तो वेलोसिटी दो का फंक्शन हो सकता है, या तो टाइम का हो सकता है या पोजीशन का हो सकता है। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हुआ तो dv अपॉन dt जो होगा वही एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कहला जाएगा। अगर वेलोसिटी पोजीशन यानी x का फंक्शन हुआ तो आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए v dv अपॉन dx करना पड़ेगा, जो कि यहां लिखा है। क्या ये बात समझ में आया? तो आपको ये दोनों अभी से और आज से पता होना चाहिए। बाकी अब इसका यूज हम एग्जाम्पल में कैसे करेंगे, अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं और सभी को अच्छे तरीके से अप्लाई करके समझते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट अभी नहीं होना चाहिए। जो मैंने बोला ये याद करने के लिए आप अभी एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए, ताकि अभी जो हम एग्जाम्पल करेंगे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, अंदर से फीलिंग्स के साथ समझ में आएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो आप फटाफट इसको पहले नोट करिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि अभी एप्लीकेशन में जो भी हम लोगों ने समझा था उसको एग्जाम्पल में किस तरह से अप्लाई करेंगे और हमें एग्जाम्पल में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। और जो भी अभी एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा, इन सभी तरह के डाउट को इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम क्लियर करने वाले हैं, जो भी आपके अंदर डाउट चल रहा होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 को देखने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं क्या। ये बोला गया है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल x इज इक्वल्स टू 3t² प्लस t प्लस 1 देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। यानी आपको पार्टिकल का पोजीशन दे दिया गया है जो कि एक टाइम का फंक्शन है। आप जरा ध्यान से देखिए, पार्टिकल का पोजीशन x है जो कि किसका फंक्शन आपको दे रखा है, टाइम का फंक्शन में। और फिर ये पूछा गया है कि t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। और अभी अभी हमने क्या समझा था कि अगर पार्टिकल का पोजीशन अगर मुझे मालूम होगा टाइम के फंक्शन में और वेलोसिटी पूछा जाएगा, तो आपको अभी क्लियर बताया था कि इसमें जब भी अगर मुझे पोजीशन दे करके वेलोसिटी पूछा जाएगा तो हम सिंपल क्या करेंगे, तो वेलोसिटी का हम एक तरह से फॉर्मूला जान रहे हैं अभी तक में कि dx अपॉन dt कर देंगे। क्या ये बात समझ में आया? और यहाँ ये हमने क्यों सोचा, क्योंकि यहाँ हमें पार्टिकल का पोजीशन दिया है जो कि टाइम का फंक्शन है। और अभी अभी यही तो बार बार बोल करके हमने समझा है कि जब पार्टिकल का पोजीशन टाइम के फंक्शन में गिवन होगा और पार्टिकल की वेलोसिटी पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे dx अपॉन dt कर देंगे। यानी जो भी पोजीशन गिवन होगा, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, उसकी वैल्यू जो भी आएगी वही वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमें पोजीशन दे रखा है, हमें यहाँ पे वेलोसिटी करना है कैलकुलेट, तो हम dx अपॉन dt कर देंगे। और dx अपॉन dt तो यहाँ बहुत ही आसान हो गया। क्यों बहुत आसान हो गया? क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन तो इससे बहुत तगड़ा किया था। क्या आपको याद है? क्या आपने सारे एग्जाम्पल अच्छे से लगाए थे? अगर लगाए होंगे तो ये डिफरेंशिएशन तो चुटकियों में आराम से सोल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ x की जगह क्या लिखना है, तो यहाँ पे जो भी दे रखा है जो कि 3t² प्लस t प्लस 1 कुछ ऐसे ही दे रखा है।
ये बताइए, तब तो ये तो हमने सबसे बेसिक डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, इससे हमने कहीं ज़्यादा काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल किए थे। तो इसको चलिए सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी t = 2 सेकेंड पे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले वेलोसिटी निकालना है और जो भी वेलोसिटी आएगा उसमें हमें t = 2 सेकेंड रखना है। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो हम सबसे पहले ये निकाल लेंगे वेलोसिटी है क्या। तो ये बताइए, ये वेलोसिटी निकालेंगे तो आपको याद होगा डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। मैं आराम से यहाँ फट से कर देता हूँ। देखिए हम 3 ये देखिए 3 जो है वो वेरिएबल के कोफिशिएंट में है, और जब कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में होता है तो उसको एज इट इज रखते हैं, और जब कोई कांस्टेंट सिंगल होता है तो उसका 0 होता है। लेकिन इसका 0 नहीं होगा, ये 3 एज इट इज रह जाएगा। देखिए मैं तीनों को अलग अलग सेपरेट नहीं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, यहीं पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ डिफरेंशिएट, क्योंकि इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। तो यहाँ बताइए 3 एज इट इज रहा, और t² का करिएगा तो 2 × t होगा। अब देखिए t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t के रिस्पेक्ट में फिर से t का होगा तो 1 हो जाएगा, तो चलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। यानी यहाँ पे 3 × पावर नीचे आएगा तो 6 हो जाएगा, और इंटू t के पावर 2 - 1 यानी t बन जाएगा। यानी 3t² का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 6 × t, क्योंकि ये 3 है, 2 नीचे आएगा तो 6 बनेगा, और t के पावर 2 - 1 यानी t बनेगा। तो 6 × t ये हमने पहले सीखा है। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, t का क्या होगा, तो t के रिस्पेक्ट में dt/dt यानी 1 हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको? ये प्लस में 1 है तो 0 हो गया। यानी यहाँ पे जो हमें वेलोसिटी मिला वो मिला 6t + 1। क्या ये बात आपको समझ में आया? यानी सिंपल अगर वेलोसिटी पूछा गया होता तो वो आता 6t + 1, यानी वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन है। यानी टाइम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे पार्टिकल की वेलोसिटी भी चेंज होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? और आपके मन में अभी बहुत सारा डाउट आ रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूँ। आप ये सब सोच रहे होंगे कि वेलोसिटी कैसे टाइम पे डिपेंड कर रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, आखिर वेलोसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन आप थोड़ा सा बस अभी जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पे बस फोकस करिए कि वेलोसिटी निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे। बाकी वेलोसिटी क्या है, कैसे निकालेंगे, कैसे क्या मतलब क्या होता है वेलोसिटी का, ये सारी चीज़ें आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आप उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। अभी बस मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी डीप में जाने के लिए चैप्टर है ना आने के लिए। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए यहाँ वेलोसिटी निकल गया। हमें क्या निकालना था कि एट t = 2 सेकेंड पे बताओ वेलोसिटी कितना है। आप जैसे क्लियर देख सकते हैं, ये जो वेलोसिटी है टाइम चेंज होने से चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ टाइम की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो इसकी वेलोसिटी जो होगी अलग अलग आएगा, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ये जो वेलोसिटी है वो टाइम का फंक्शन है। क्या ये बात समझ में आया? तो हमें किसी न किसी यानी आपसे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो टाइम चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो आपसे किसी ये t = 2 सेकेंड पे पूछ रहा है तो t = 2 पे भी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा, वही आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब जो भी वेलोसिटी आपने निकाला है और जहां भी t आया होगा वहां 2 सेकेंड रख देना है। इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी = 6 × t की जगह 2 लिखा, प्लस 1 का तो 1 ही रहेगा। यानी यहाँ पे वेलोसिटी कितना आ गया, 6 × 2 यानी 12 + 1 13, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, जैसा कि आप जानते भी होंगे। यानी यहाँ से जो आंसर आया वो आया 13 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? क्या ये समझ में आया कि हमने वेलोसिटी निकाला कैसे? पोजीशन दिया था, हमें वेलोसिटी निकालना था। हम जानते हैं पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी मिल जाता है, तो हमने dx/dt कर दिया। और जो वेलोसिटी आया हमसे पूछा गया था t = 2 सेकेंड पे। अगर 5 सेकेंड पे पूछा जाता तो हम t = 5 सेकेंड रख देते। यानी किसी भी टाइम पे पूछा जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, यानी किसी भी टाइम से अगर पूछा जा रहा है तो आप सिंपल क्या करिएगा, जो दिया वेलोसिटी वहां टाइम की वैल्यू रख देंगे। तो हमें t = 2 रखना था तो हमने रख दिया। इसके करस्पॉन्डिंग t = 2 सेकेंड पे जो पार्टिकल चल रहा होगा वो कितने वेलोसिटी से चल रहा होगा, वो चल रहा होगा 13 मीटर पर सेकेंड के। क्या ये बात क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हुआ तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आने की चांसेस है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि फंक्शन को अगर मैं उल्टा पुल्टा कर दूं तो आप किस तरह से फाइंड करिएगा। यहाँ देखिए जो आपको फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन दे रखा है t = x² + x, कुछ ऐसा दे रखा है। यानी हमें ये दे रखा है कि टाइम में और पोजीशन ऑफ पार्टिकल में जो कि x है उस दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है कुछ ऐसा। देखिए यहाँ पे x = इधर टाइम लिखा हुआ था बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ पे टाइम = कुछ पोजीशन लिखा है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो पोजीशन जो है वो टाइम का ही तो फंक्शन है। यानी पोजीशन और टाइम का ही तो फंक्शन फाइनली यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ भी तो वही था, x और t के बीच का फंक्शन फाइनली देखे तो लिखा हुआ है। यहाँ पे भी x और t वेरिएबल है, तो करना तो हमें ऐसे ही कुछ है। यानी हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि बताओ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना होगा x = 10 मीटर पे। क्या ये बात क्लियर हुआ? और जैसे हमें x और t में यानी पोजीशन और पार्टिकल में और टाइम में रिलेशन दिखेगा, इसका मतलब जो वेलोसिटी होगा वो dx/dt होगा। कुछ हो ना हो ये तो होगा ही होगा। बस हमें ये दिमाग लगाना है कि इस वाले फंक्शन से dx/dt निकालेंगे कैसे।
अब देखिए यहाँ पे अगर मैं थोड़ा आपको हिंट दूं तो ये क्या आपको थोड़ा सा इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप का लग रहा है? इम्प्लिसिट कुछ फंक्शन पढ़ा था हम लोगों ने जिसमें दो दो वेरिएबल होते थे, ये बात समझ में आया? तो यहाँ बताइए ये x और t का मैं बोल सकता हूँ दो वेरिएबल इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप का है, और जहाँ पे आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी या पार्टिकल, जो कि क्या होता है dx अपॉन dt होता है। क्या ये बात समझ में आया? तो ये बताइए यहाँ पे dx अपॉन dt होता है जो वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, और यहाँ कोई x इजिकल्स टू टाइम, ये t का फंक्शन नहीं लिखा है इस तरह से। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है उस पर फोकस करेंगे, जैसे हमने इम्प्लिसिट फंक्शन में देखा था। ये बताइए यहाँ पे dx अपॉन dt फाइंड करना है, यानी हमें क्या करना है, x को t के रिस्पेक्ट में। तो हमने वहां पे क्या समझा था, जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, गिवन फंक्शन को दोनों साइड उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो हम क्या कर रहे हैं, जो गिवन फंक्शन है उसको दोनों साइड क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करिएगा तो आंसर आएगा, लेकिन मैंने जो समझा था पहले उसी का मैं यूज करना चाहता हूं ताकि मेरा कंसेप्ट और भी अच्छा हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, dx अपॉन dt, यानी हमें x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और हमने समझा था जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा उसी के रिस्पेक्ट में गिवन फंक्शन को दोनों साइड से डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या ये बात क्लियर हुआ? हमने इसमें भी क्या किया है ये बताइए, यहाँ पे भी हमने क्या किया था, ये जो फंक्शन गिवन है इसको भी तो हमने देखिए हमें dx अपॉन dt फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, क्या हमने उसी के रिस्पेक्ट में इस गिवन फंक्शन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया? जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तभी तो इधर dx अपॉन dt बना होगा जो v कहला गया, और फिर इधर dx अपॉन dt, ये d अपॉन dt करेंगे तो देखिए यही लिखा हुआ है कि नहीं, कि राइट साइड को भी हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जो कि dx अपॉन dt बना होगा जिसको v बोला है। क्या ये बात समझ में आया आपको? यानी आपको जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, यानी हमें जो आंसर निकालना होगा और उसमें जिसके रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन हो रहा होगा, गिवन फंक्शन को हम दोनों साइड उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ? यही चीज हमने इम्प्लिसिट फंक्शन में भी समझा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपको सीखने को उसमें मिलेगा। समझ में आया? तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, यानी हमें t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, d अपॉन dt कर देता हूं, जो कि इस साइड लेफ्ट में कर देता हूं। ये बताइए राइट साइड में क्या करूं, तो यहाँ पे d अपॉन dt करना है, इस साइड भी किसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का। ये बात समझ में आया? अब चलिए इसको, जैसे कि मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए कि जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना होगा डिफरेंशिएशन, गिवन फंक्शन को हम दोनों साइड उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या ये बात क्लियर हो ही गया होगा? चलिए अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं। ये बताइए ये t को हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं 1 होगा, dt अपॉन dt वो 1 बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए ये सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेगा, फिर प्लस करके फिर यही एक्स को डिफरेंशिएट करेगा। तो अब बताइए सबसे पहले एक्स स्क्वायर को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि पावर बाहर होगा तो पावर पहले ऊपर है तो पहले उसका डिफरेंशिएशन। और पावर का डिफरेंशिएशन करने का क्या रूल होता है, पावर को नीचे उतारिए, पावर में से -1 करिए, दैट्स इट। समझ में आया? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पावर को डिफरेंशिएट करके 2 इंटू एक्स, क्योंकि 2 नीचे आया, x की पावर 2 - 1 वो x बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हमने केवल वही पावर को किया, लेकिन हमें x तक डिफरेंशिएट करना होता है ना, लेकिन हमें t के रिस्पेक्ट में करना है, तो हमें x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हम dx अपॉन dt यहाँ पे लिखेंगे। यही चीज हमने यहाँ भी किया था, लेकिन dt अपॉन dt बना था जो कि कैंसिल होकर 1 बना दिया था। लेकिन यहाँ पे x को करिएगा t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ dx अपॉन dt बनेगा जो कि कैंसिल नहीं होगा। ये हमने डिफरेंशिएशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करके सीखा था। समझ में आया कि नहीं? तो वही चीज को मैं अप्लाई कर रहा हूं। देखिए मैं पहले भी बोला था कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उन सभी चीजों को अच्छे से रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके, जो याद करने वाली चीजें उसको याद करके, जो समझने वाली चीजें हैं उसको समझ करके रखिए, तब जाके आगे जब हम पढ़ेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो अगर अभी से आप इग्नोर करना स्टार्ट करिएगा फिर आगे बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए बेहतर है, अभी आपने बहुत कम पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ के बैठा वीडियो देखने के लिए, तो आप क्या करिए, जो भी आज तो चलिए जो पढ़ रहे पढ़िए, लेकिन आप अभी तक जो भी पढ़ाया गया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आप अच्छे से उसका यूज कर सके। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी केवल एक्स स्क्वायर का किया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, अब एक्स का टी के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, dx अपॉन dt। क्या ये बात क्लियर हुआ? हमें क्या कैलकुलेट करना था, यही dx अपॉन dt तो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से dx अपॉन dt को कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 = 2x + 1 इंटू dx अपॉन dt। क्या ये बात समझ में आया या नहीं आया?
तो हमें यही dx अपॉन dt तो निकालना है जो वेलोसिटी कहला रहा है। तो चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि dx अपॉन dt क्या होगा, यानी dx अपॉन dt हम निकालेंगे तो यहाँ से बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, यानी हमें जो पार्टिकल की वेलोसिटी मिला जिसको हम dx अपॉन dt बोलते हैं वो आया 1 अपॉन 2x प्लस 1। क्या समझ में आया? हमें किस पे निकालना था? x इज 10 मीटर पे पार्टिकल की वेलोसिटी। तो मैं dx अपॉन dt को v लिख रहा हूँ, तो अब मैं v जैसे ही लिखूंगा तो यहाँ पे 1 अपॉन x की जगह क्या रखना है 10 प्लस 1, यानी कितना बनेगा 10 इंटू यानी 20 प्लस 1 21, यानी 1 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि वेलोसिटी कैसे निकाला? यानी यहाँ जो आंसर आया वो आया 1 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये चीज समझ में आया कि हम कैसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, हमसे क्या पूछा जाता है तो हम किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं? तो सिंपल आप ध्यान यही रखिएगा कि हमें जिसके रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना होगा हम सिंपल क्या करेंगे, गिवन फंक्शन को उसी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। और हमें पता कैसे चलेगा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? तो हमें क्या पूछा गया है वहां से पता चलेगा। आपसे पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और टाइम का और पोजीशन के बीच में रिलेशन दे रखा था, और हम जानते हैं कि पोजीशन टाइम के बीच में रिलेशन दे रखा रहेगा और मुझे वेलोसिटी निकालना होगा तो हम dx अपॉन dt कर देंगे। तो इसलिए हमने पहले dx अपॉन dt लिख दिया। यहां से आइडिया लगेगा कि हमें गिवन फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना चाहिए इज्जत के साथ। समझ में आया कि नहीं? तो यहां से हमने ये चीज सीखा कि हम किस तरह से वेलोसिटी निकालते हैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, जब हमें x t का फंक्शन दिया हो या फिर t x का फंक्शन दिया हो। समझ में आया? दोनों तरीके से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ? आप इसको नोट करिए, और भी एग्जांपल हम लिखते हैं और जो भी आप बचा खोचा कंसेप्ट होगा वो अच्छे से झाड़ फूक के क्लियर कर देते हैं। समझ में आया? तो इसको नोट करिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ और समझते हैं इसमें और भी कंसेप्ट को। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर अगर 3 की बात करें तो यहाँ पे आपको गिवन है कि इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू 3t² माइनस 2t प्लस 1, यानी आपको पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखा है जो कि टाइम का फंक्शन है, आप क्लियर देख सकते हैं। फिर आपसे ये बोला गया है कि हमें वो टाइम बताओ जहां पे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो, यानी फाइंड टाइम एट व्हिच एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 0। यानी हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यानी आपको क्या गिवन है, यानी आपको वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में दे रखा है और आपसे ये पूछा गया है कि बताओ कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो किस टाइम पे 0 होगा। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, आपसे ये बोला गया है कि जो भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा, यानी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 कहाँ हो रहा है आप वो पॉइंट बता दो। तो सबसे पहले कोई भी क्वांटिटी 0 कब होगी कब नहीं होगी ये निकालने से पहले हमें वो क्वांटिटी मालूम होना चाहिए ना। अगर क्वांटिटी मालूम होगी तभी तो बोल पाएंगे कि कब 0 होगा कब नहीं होगा, यानी हमें वो टाइम बताना है जहां पे एक्सेलरेशन क्या हो 0 हो। तो इससे पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम उसी की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही आसान है, आप निकाल सकते हैं। अभी हमने बोला था कि जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो और आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम dv अपॉन dt कर देते हैं, जबकि वहां पे एक्सेलरेशन का 2 रिलेशन देखा, एक तो टाइम के फंक्शन एक x का फंक्शन। जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन में होगा तो जो dv अपॉन dt होगा वही एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल होगा। अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पोजीशन ऑफ पार्टिकल यानी x का फंक्शन होगा तब हम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल को v dv अपॉन dx लिखते हैं, अभी हमने लिखा था। क्या ये बात क्लियर है आपका? अब चलिए यहाँ पे हमें वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्सेलरेशन जो निकालना है उसके लिए हमें dv अपॉन dt करना है। क्या ये बात समझ में आया? यानी आपको जो वेलोसिटी दे रखा है इसको आपको t के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए यहाँ पे आपको v दे रखा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू सबसे पहले लिख देता हूँ 3t² माइनस 2t प्लस 1। हमें निकालना है एक्सेलरेशन जो कि होता है dv अपॉन dt, ये हमें पहले से मालूम है। यानी गिवन फंक्शन ये है, हमें जो मालूम है वो ये है। इसका मतलब वेलोसिटी को हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब इस गिवन फंक्शन को दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, dv अपॉन dt करेंगे। क्या ये बात समझ में आया? जो कि क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। अब चलिए dv अपॉन dt डायरेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे चलिए एक बार लिख ही देता हूँ मैं, वैसे डायरेक्ट भी हम कर सकते थे। तो यहाँ से 3t² माइनस 2t प्लस 1, क्या यही लिखेंगे? अब बताइए यहाँ से जो एक्सेलरेशन आया वो किसके इक्वल आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 × 2 क्या बनेगा 6 × t, क्योंकि यहाँ 2 नीचे आ जाएगा 1 माइनस होगा तो t बनेगा, माइनस यहाँ पे 2 बना, ये आया एक्सेलरेशन। क्या ये बात समझ में आया? लेकिन हमसे क्या पूछा गया, एक्सेलरेशन? बिल्कुल भी नहीं, हमें निकालना है कि ये वो टाइम बताओ जहां एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो टाइम बताना है जहां पे ये जो a हमने कैलकुलेट किया है वो क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब ये 6 × t
-2 जो लिखा है ये 0 होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आया? क्योंकि यही तो एक्सेलरेशन है, तो इसको हमें 0 करना है और वहां से जो भी टाइम आएगा, इसका मतलब ये हुआ यहां से जो 0 करने से टाइम आएगा ये वो टाइम आएगा जहां पे एक्सेलरेशन 0 होगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो हमने सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाला और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने एक्सेलरेशन को 0 कर दिया। अब जैसे ही 0 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 × t = 2 बनेगा और यहाँ से t = 1/3 बनेगा। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी t जो आया वो 1/3 सेकेंड आ गया। यानी ये वो टाइम है जहां पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। यानी आपसे यही पूछा गया था। क्या क्लियर हुआ यहां तक? तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन होता क्या है, जो कि dv/dt होता है, ये हम जानते हैं। और गिवन फंक्शन जो है वो t का फंक्शन है, इसीलिए हम dv/dt करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो कि हम कुछ इस तरह से निकालेंगे। फिर कंडीशन दिया है हमें वो टाइम बताओ जहां एक्सेलरेशन 0 हो। इसका मतलब जो हमने निकाला है इसको 0 करना है, यहां से जो भी t की वैल्यू आएगी ये वही टाइम आया है जहां पे एक्सेलरेशन 0 होगा। सपोज कीजिए यहां क्वाड्रेटिक होता तो यहां t की 2 वैल्यू आती, इसका मतलब वो दोनों ही आंसर होता जहां पे एक्सेलरेशन 0 होता। क्या ये बात क्लियर हुआ? अब चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए एग्जाम्पल हमारा 4 एक बार रीड करिए खुद से और फिर समझते हैं। अब देखिए मैंने पहले भी जैसा बताया है, अगर आपको समझ में आने लग गया है तो आप सॉल्यूशन का इंतजार मत करिए, वीडियो को रोक दीजिए जैसे ही क्वेश्चन दिखता है, समझ में। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में दोनों क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आप वीडियो को रोक के अच्छे से दोनों क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देखे आप लिख सकते हैं। समझ में आया? उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन करिए, फिर सॉल्यूशन को देखिए। ऐसा नहीं है नहीं देखना है, देखना इसलिए है क्योंकि हम सॉल्यूशन करते टाइम बहुत सारे हम इधर उधर की बातें यानी कंसेप्ट की बातें कर लेते हैं जो आपको एक साथ समझ में आ जाएगा। समझ में आया? इसीलिए आप पहले सॉल्यूशन निकालिए, फिर आप आंसर तक पहुंचने के बाद आंसर मैच करवाइए आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी आपको बहुत चीजें समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो देखिए कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, फिर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। समझ में आया? अब चलिए एग्जांपल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v = 3x² + 1। यानी हमें पार्टिकल का वेलोसिटी और उसके पोजीशन x के रिस्पेक्ट में हमें यानी दोनों के बीच का फंक्शन दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि बताओ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x = 1 मीटर पे क्या होगा। यानी x = 1 मीटर पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब जैसा कि अभी हमने समझा था, यहाँ पे देखिए जो भी आपको दे रखा है एक बार उस पर फोकस करिए। यानी हमें दे रखा है v = 3x² + 1, यानी हमें पार्टिकल का वेलोसिटी x के फंक्शन में दिया है। और आपको याद होगा हमें एक्सेलरेशन निकालना होता था तो वेलोसिटी दो तरह से हो सकता है, टाइम का फंक्शन या x का फंक्शन। जब टाइम का फंक्शन होता है तो dv/dt से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं और जब x का फंक्शन होता है तो v dv/dx से एक्सेलरेशन निकालते हैं। ये चीज मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको सुन के हर एक चीज याद हो जाए जो इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं, इसका मकसद ये है कि आप बार बार सुनिएगा तो आपको बिल्कुल याद ही हो जाएगा, आपको दोबारा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो इसलिए आप हर एक चीज को ध्यान से सुनिए। यहाँ हमें वेलोसिटी दिया x के फंक्शन में और हमें एक्सेलरेशन निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन होगा वो v dv/dx होगा। समझ में आया? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी दिया है वो x का फंक्शन है और अभी पढ़ा था x का फंक्शन होगा तो v dv/dx ही एक्सेलरेशन कहलाएगा, जब टाइम का फंक्शन होगा तो dv/dt एक्सेलरेशन कहलाएगा। बहुत बढ़िया, ये तो समझ में आ गया। अब चलिए सबसे पहले हमें v dv/dx निकालना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन = क्या लिखेंगे, तो हमें v जो भी दे रखा है वही लिखना पड़ेगा। यानी हमें 3x² + 1 तो v एज इट इज लिखना है यहाँ पे। उसके बाद वेलोसिटी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब d/dx किसका करना पड़ेगा, इसी वेलोसिटी का, यानी 3x² + 1 का। क्या ये बात आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया, बहुत सही। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन ये तो एज इट इज रहेगा 3x² + 1, क्या ये बात बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, इनटू अब हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इधर भी x इधर भी x। तो यहाँ बताइए 3x² का क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 6 × x बन जाएगा। अब x का तो x के रिस्पेक्ट में 1 बनेगा, उसको नहीं लिख रहे हैं, और ये जो 1 लिखा है इसका तो 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? तो उसको भी हम नहीं लिख रहे हैं, यानी यहाँ से 6x बना, उसके बाद +1 का 0 तो हमने वो नहीं लिखा, यानी ये बन गया। ये तो चलिए आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। हमें फाइंड करना था एट x = 1 मीटर पे, यानी एट x = 1 मीटर पे हमें बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम एक्सेलरेशन में क्या करेंगे, जहां भी x है वहां पे 1 रख देंगे। तो यहाँ पे 1 रखिए तो क्या बनेगा, जरा ध्यान दीजिए, 3 × 1 का स्क्वायर 1 बनेगा +1। क्या ये बात समझ में आया? इंटू 6 × 1, मैं हर एक चीज को लिख देता हूँ। अब चलिए यहाँ पर लिखते 3 × 1 3 बना, +1 4, 4 × 6 कितना हो गया 24। समझ में आया कि नहीं? और ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यानी यहाँ से जो हमारा आंसर आया वो 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें ईजी भी लग रहा है कि आसानी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये अगर आपको ईजी लग रहा है तो आपको ईजी इसलिए लग रहा है, इसलिए नहीं लग रहा है कि ये ईजी है, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये इजी लग रहा है तो इसका सीधा क्रेडिट किसको दिया जाता है? डिफरेंशिएशन को। इसका मतलब आपको बधाई हो, आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। क्या समझ में आया? और जिसको दिक्कत आ रही होगी, इसका मतलब दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आप जाइए वापस और डिफरेंशिएशन को पढ़िए, क्योंकि जब तक डिफरेंशिएशन आपको नहीं आएगा यहाँ पे प्रॉब्लम आता रहेगा। इसका मतलब यहाँ प्रॉब्लम है, इसका मतलब यहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, वो डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम है। और अगर जिसको समझ में आ रहा है, इसका मतलब उसको डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या समझ में आया? तो आप पीछे से हर एक चीज को, जो भी हमने पीछे पढ़ाया, हर एक चीज को रिवीजन करते रहिए टाइम टू टाइम, ताकि हर एक चीज आपको मालूम हो। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। एक और भी अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। और जो भी डाउट अब बचा खोचा रह गया होगा, उससे होगा तो नहीं, लेकिन ठीक है, अगर होगा तो उसको भी हम अभी दूर कर ही लेते हैं। ठीक है, तो आप पहले फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग फाइनल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जो भी अभी तक हम लोगों ने समझा है उसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और जो भी डाउट आपका रह गया होगा वो डेफिनेटली इसमें क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए। तो चलिए यहाँ पे आराम से हम सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर सोल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए, क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि ये जो x = 2 के पावर 4 2 × t के पावर 4 -10t² + 7t + 3, ऐसा आपको एक x = कोई फंक्शन दे रखा है, जहां पे बोला गया है कि जो x है वो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, जो कि मीटर में मेजर किया जा रहा है। और यहाँ पे जो t है वो टाइम है, जो कि सेकंड में मेजर किया जा रहा है। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, अब फिर आपसे ये पूछा गया है कि बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना होगा एट t = 2 सेकंड पे। समझ में आया? तो देखिए, सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकाल लेना है, फिर उसको क्या करना है, फिर आगे हम जो भी करना होगा देख लेंगे। यानी आपको यहाँ एक x यानी पार्टिकल के पोजीशन को टाइम के फंक्शन में दे रखा है और आपको वेलोसिटी पूछा जा रहा है और एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है एट t = 2 सेकंड पे। तो देखिए, यहाँ पे जैसे ही वेलोसिटी सुनने को मिला और कुछ फंक्शन वगैरह के नाम सुनने को मिला, इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है वो dx/dt होता है। हमें वेलोसिटी सुनते ही माइंड में ये आया कि x और t दे रखा है, इसका मतलब dx/dt ही वेलोसिटी होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन गिवन है इसको क्या करना है, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है। तो चलिए, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड dx/dt बनेगा। समझ में आया? क्योंकि हमें यही तो चाहिए ना, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए, राइट साइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ राइट साइड d/dt कर देते हैं। और जरा ध्यान से देखिए, यहाँ जो भी लिखा है यहाँ पे नोट करिए, 2t के पावर 4 -10t² + 7t + 3, क्या कुछ ऐसे ही दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो dx/dt है, क्या यही वेलोसिटी है जो हमें चाहिए? तो हम वेलोसिटी लिख दिए = यहाँ डायरेक्ट करते हैं, 4 को नीचे लाइए तो 8 बनेगा, इंटू t के पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि 4 - 1 पावर रूल में से -1 करते हैं। ठीक है, बहुत सही। यहाँ माइनस, यहाँ 10 है, 2 नीचे आएगा तो 20 बनेगा, और t के पावर 2 था, -1 करिए तो सिंपल t बन जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे, उसके बाद 7t का केवल 7 तो एज इट इज रहेगा, t का 1 बन गया, यानी 70 हो गया, प्लस 3 तो कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे हम लोगों ने इस तरह का क्या, इससे बहुत सही सही एग्जाम्पल हमने डिफरेंशिएशन में किया था। ठीक है, अब चलिए, यहाँ पे आपको वेलोसिटी तो मिल गया, लेकिन हमें क्या ये चाहिए? नहीं, हमें चाहिए वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड पे। क्या ये बात समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी में जहां भी t है वहां हमें 2 लिखना है। तो चलिए, वेलोसिटी = 8 × 2 का होल क्यूब -20 × 2 + 7। क्या ये बात समझ में आया? अब इसको जरा सोल्व करिए, कितना आएगा, 2 का पावर क्यूब कितना बनेगा, 8, और 8 × 8 कितना बना, यहाँ से 64, तो 64 -20 × 2 40 + 7। तो यहाँ से जरा इसको माइनस प्लस करिए, इस दोनों को माइनस करेंगे तो 24 बनेगा, क्योंकि 64 में से 40 माइनस करिए 24, और 24 और यहाँ +7 कितना बनेगा, 31। यानी यहाँ से जो वेलोसिटी आया वो 31 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्या ये बात आपको समझ में आया कि कैसे 31 मीटर आ गया? ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं, 24 + 7 31 हो जाएगा। क्या क्लियर है? तो आप यहाँ क्या, इसमें कोई डाउट है? डाउट तो होना नहीं चाहिए। हमें वेलोसिटी चाहिए और हमें पोजीशन दे रखा था टाइम के फंक्शन में, तो हमें सिंपल क्या करना था, उस पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना चाहिए था। यानी dx/dt ही वेलोसिटी होगा, जो कि हमने किया, और फिर t = 2 सेकंड, जो वेलोसिटी अभी हमने यहाँ पे निकाला था उसमें हम t = 2 सेकंड रख दिए, तो हमारा आंसर आ गया। क्या क्लियर है यहाँ तक? हमें अब क्या करना है, हमें अब एक्सेलरेशन निकालना है। और एक्सेलरेशन अगर निकालना होगा तो जरा ध्यान दीजिए, हमने एक्सेलरेशन में दो तरह के फॉर्मूले पढ़े थे। अब दोनों में एक चीज आपने देखा होगा, दोनों वेलोसिटी का ही फंक्शन था।
यानी एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए, या तो वो x का फंक्शन चाहिए या t का फंक्शन चाहिए। अगर वेलोसिटी x का फंक्शन हुआ तो v dv/dx हमारा एक्सेलरेशन होगा, हमारा नहीं यानी पार्टिकल का। और अगर वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन हुआ तो dv/dt जो होगा वो एक्सेलरेशन होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से जो हमने वेलोसिटी निकाला है वो किसका फंक्शन है? टाइम का। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन निकालना है वो dv/dt ही तो निकालना है। क्या ये बात क्लियर हुआ आपको? तो यहां हमने जो वेलोसिटी निकाला है उसको मैं एज इट इज यहां पे लिख देता हूं। तो यहां पे 8t³ - 20t + 7 ऐसा कुछ दे रखा है। यानी देखिए, अगर हमसे वेलोसिटी नहीं भी पूछा गया होता ना, सिंपल मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया होता फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, तो इसका मतलब ये होता कि आप x से तो एक्सेलरेशन निकाल नहीं सकते, एक्सेलरेशन के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए। तो हमें ऑलरेडी इसको पहले वेलोसिटी निकालना ही पड़ता, जो कि ये आता। समझ में आया कि नहीं? फिर इसको हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता तो हमें एक्सेलरेशन मिलता, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और जब ऐसा होता है तो एक्सेलरेशन dv/dt हो जाता है। इसका मतलब हमें इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ। तो इसको देखिए, यहाँ पे dv/dt बनेगा जो कि क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। फिर राइट साइड भी क्या करना है? जो फंक्शन दे रखा है उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अभी हमने वेलोसिटी निकाला था, उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब बताइए, यहाँ फटाफट बता सकते हैं एक्सेलरेशन कितना आएगा? यहाँ 8 × 3 नीचे आएगा तो 24, और t के पावर क्यूब था उसमें से -1 करिए तो स्क्वायर, फिर -20 एज इट इज रहेगा, t का 1 बन जाएगा तो यहाँ पे 20, और 7 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये तो रहा एक्सेलरेशन जो कि टाइम का फंक्शन है, लेकिन हमें क्या चाहिए? किसी टाइम t = 2 सेकेंड पे। इसका मतलब मुझे ये एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड पे बताना है। इसका मतलब मुझे a = लिखना है 24 × 2 का होल स्क्वायर -20। समझ में आया? अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 24 × 2 का स्क्वायर यानी 4 बनेगा, और 24 × 4 कितना? 96 बनेगा। जरा मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 × 4 16 बनेगा, और 8 × 9 96। सही है। तो यहाँ से 96 - 20, यहाँ से कितना बन गया? 76 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आया? यानी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन आया एट t = 2 सेकेंड पे, वो आया 76 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी 31 मीटर/सेकेंड। क्या यहाँ तक आपको बात क्लियर हुआ? क्या हमने आज के लेक्चर में जो भी पढ़ा है, जो कि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है, जो हम आगे आने वाले चैप्टर में भर भर के यूज करने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि अभी आपने जितना पढ़ा है इतने ही से काम हो जाएगा, नहीं। अभी तो हमने बस आपको थोड़ा सा दिखाया है कि देखिए इस तरह से कुछ आगे होगा, ये डेमो है। बाकी जब चैप्टर आएगा तो इसका यूज तो हम भर के बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। समझ में आया? तो आपको बेसिक चीज़ें जो मैं समझाना चाह रहा था आपको समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पे जो भी हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा है x और t के दोनों के ही फंक्शन में, वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्या समझ में आया? तो अभी जो भी हमने आपको समझाया वो आपको समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए। अभी से पहले जो भी हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, फंक्शन वगैरह, वो सारे रिवाइज करिए, ताकि आने वाले जो भी अब चैप्टर है उसमें आपको कोई डाउट ना हो। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो इसको भी आप अच्छे से नोट करिए, हर एक एग्जाम्पल को खुद से दोबारा सोल्व करिए बिना सोल्यूशन देखे, तब जाके आपको पता चलेगा अगर सोल्व हो गया तो कहाँ हमें कितना समझ में आया है, और अगर नहीं हो रहा है सोल्व तो फिर हमारा डाउट कहाँ है, ये प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। तब तक आपको जो भी मैंने पढ़ाया है उस सबको अच्छे से रिवाइज करके रखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।